अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। एक तरफ मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क के कई हलकों में इंतखाबी इस्लाहात इंतखाबात से पहले उनकी मुमकिना मंजूरी और ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौसर मौजूदगी ज़ेर बहस है। वज़ीर आज़म के कल के ऐलान के बाद तमाम जमातें ही इलेक्शन मोड में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शंस के हवाले से अपने प्लान्स, इंतखाबी मुहिम और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान अपनी आइंदा इलेक्शंस के हवाले से जमात का जहन अवामी सतह पर अयां कर रही है, जिसका एक मकसद दूसरी जमातों तक वाज़ेह और दो टूक पैगाम पहुँचाना है। आज वज़ीर दाखिला और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी जमात ने आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के हर हल्के से नामजद करेंगे। इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हल्कों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो उम्मीदवार मुहैया करें। बाकी उसके बाद अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है, हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का यह बयान उनकी जमात की तरफ से उन हलकों या जमातों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखते थे। अभी कुछ रोज़ कबल ही मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बेटे शाफी हुसैन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में भी यह ख्याल किया जा रहा था कि उनका झुकाव भी मुस्लिम लीग नून की तरफ है। लंदन में जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद और चौधरी की दुबई में मुलाकातें इसी मकसद के लिए थी, लेकिन आज राना सनाउल्लाह के ऐलान के बाद यह बात कंफर्म हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से की सीटें किसी को देने को तैयार नहीं। खासकर वो पंजाब जहां उनका मजबूत वोट बैंक मौजूद है, वहां पर सोलो फ्लाइट के मूड में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय न होने का इशारा इस बात से भी मिलता है कि इस पार्टी की काबीना में मौजूद दोनों अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों से वो बार बार ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान अलग हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एक तरफ मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के अपना ज़हन वाज़े कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह ने भी कुछ अहम बातें की हैं जिनका बगौर जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का बयानिया तकरीबन वही है जो खुर्शीद शाह ने बयान किया है। खुर्शीद शाह गुज़श्ता एक रोज़ मुलाकात सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि मेरा नवाज शरीफ को ज़ाती मशवरा है कि वो सियासत से थोड़ा पीछे हटकर शहबाज शरीफ को मौका दें। खुर्शीद शाह का यह बयान इंतहाई अहम है क्योंकि नवाज शरीफ फिल वक्त तक मुल्क वापस नहीं आए और ना ही उनकी वापसी के कुछ वाज़ेह असरात महसूस हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नवाज शरीफ को अभी वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। खुर्शीद शाह के बयान के बाद ये भी महसूस किया जा रहा है कि शायद इत्तेहादी भी नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी चाहती है। नवाज शरीफ की मौजूदगी में उनके लिए गोल हासिल करना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ किसी हद तक तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाने को राजी दिखाई देती है, क्योंकि खुर्शीद शाह ने अपने इस इंटरव्यू में यह बात भी दोहराई है कि इमरान खान की मैट टूट जाए और कहे कि मैं बैठने को तो पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ सख्त पाबंदियों का शिकार तहरीक इंसाफ भी मैदान में अभी तक मौजूद है। गो के इस जमात के चेयरमैन इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं जो उनका खुद पैदा किया है। इनमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। उनके अपने ही साबिक साथी उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। फैसल वोडा, अली जैदी, असद उमर, परवेज़ खटक, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान सब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो राज अफशा कर रहे हैं जो अब तक नज़रों से ओझल थे। फयाजुल हसन चौहान तो इसराइल की जान से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बयान पर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि तहरीक और में बानी पीटीआई इसराइल को तस्लीम करने का मुकम्मल प्लान बना चुके थे। फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन वो जिस जमात से अब वाबस्ता है वो मुल्क की सियासी मंजरनामे पर कलीदी किरदार अदा करने को बेताब है, लेकिन अभी इस जमात की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। इस जमात का मंशूर क्या है वो भी किसी को मालूम नहीं है। कहने को ये जमात पीडीएम समेत पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन अभी तक के बयानात से महसूस होता है कि उनकी जमात भी सियासी तहरीक इंसाफ ही की है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून भी उसी जमात के नाम पर ही सियासत करने में मशगूल है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये कहेगा कि प्रैक्टिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन मोड में जाती हुई दिखाई दे रही हैं,
लेकिन एक तासुर ये भी है कि अभी तक ये इलेक्शन मोड में तो जारी, लेकिन अनसर्टेनिटी लूम्स, किसी को नहीं पता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। यानी ये जो पॉलिटिकल मेलोड्रामा है, इसका एंड कहाँ पे है, कंक्लूजन क्या होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा। अब क्या आपको अंदाजा है, क्या आपको पिक्चर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। अपनी मुद्दत पे जनाब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो आपकी 13 तारीख लास्ट डेट है। उससे 2 दिन पहले ख़त्म या 1 दिन पहले ख़त्म या 3 दिन पहले ख़त्म होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर ऑटोमेटिक अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर 2 महीने के अंदर इलेक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, मैं तो 8-9 महीनों से, बल्कि हाँ 8-9-10 महीनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मरदमशुमारी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पर इलेक्शन अगले साल मार्च से लेके नवंबर के दरमियान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा 73 का आइन है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब भी मरदमशुमारी पाकिस्तान में होगी तो मरदमशुमारी के सरकारी नताइज जारी होने के बाद जो भी जनरल इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन नई हदबंदियों पे जो मरदमशुमारी हुई होगी उसके मुताबिक नई हदबंदियां करने का पाबंद होगा इलेक्शन कमीशन, और जो जनरल इलेक्शन नया होगा वो उन हदबंदियों के मुताबिक होगा। यानी बाय एनी मीन्स आपको इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर रवा बरस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि आपको अगले बरस पर बात डलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल दो जो मरदमशुमारी वाला मामला है उस पर एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस हो गए, लेकिन आपको लगता है कि मैच पड़ेगा एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस के इलेक्शंस प्रोलॉन्ग हो जाए। यानी विफाक में भी पंजाब वाला मामला ही बनता हुआ देख रहे हैं आप, यानी वहां पे भी इलेक्शंस को जल्दी नहीं होंगे और केयर टेकर सेटअप ही प्रोलॉन्ग करेगा, ये आप कह रहे हैं? ऑब्वियसली जो है ना, अगर जब आपका इलेक्शन जनाब टेक्निकल वजूहात, कॉन्स्टिट्यूशनल वजूहात, ज़मीनी हक़ाइक़, इन सारी जो कॉजेज़ हैं या जस्टिफिकेशंस हैं या रीज़न्स हैं, उसकी बुनियाद पे जो है ये मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, और फिर सदर मुमलिकत से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है, तो अभी ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बातें कर रहे हैं, इलेक्शन तैयारी की और फिर हमने इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, ये नूरा कुश्ती है? नहीं, वो तो हर एक ने करना है ना जी। अगला इलेक्शन होना तो है ना, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 3 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होना है ना। तो उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो तैयारी भी करे, वो जनाब पब्लिक के सामने आके अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना दस्तूर उस लोगों के सामने रखे। बड़ा सादा सा सवाल, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का? ये देखिए, इलेक्शन डिले हो या अभी हो, हालात तो ये है कि आपके सामने है कि पीटीआई जो कि इस जोन के अंदर है कि शायद इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो जनाब उनका टिकट होगा, फिर वही झंडे लहराएंगे, फिर वही नारे लगेंगे और फिर वही इक़्तिदार जनाब आपको मिल जाएगा और फिर एक बस इक़्तिदार आ जाएंगे। ये तो हर अंधे बहरे को भी समझ आ रही है जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो आपके पर्चे हैं, जो 9 मई की दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त स्टैंड है, उसके मुताबिक मुझे तो नहीं नज़र आता कि आपकी पीटीआई को किसी किस्म का कोई ऐसा रोल मिलेगा कि जिसके तहत वो यहाँ पर जनाब इलेक्शन के वो मौज मेला लूट सकें। क्योंकि अभी तो चीज़ें असल भुगतने की है। जो लोग हर हल्के के अंदर 2 से लेके 4 पर्चे हुए हैं और जो 100 से लेके 200 बंदा है हर सूबाई हल्का, उसमें सबके ऊपर 780A के और बड़े सवियर पर्चे, जिनमें से 80% तो बिल्कुल ठीक है, और उसका नताइज जो भुगतने हैं वो नताइज इतने आसान नहीं है। अभी तो चीज़ें थोड़ी ठंडी हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी, वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। खामोशी जो है ना, वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। अभी बड़े ही स्लो एंड स्टडी पेपर वर्क, फाइल वर्क कंप्लीट हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन से लेके वो तमाम 100, 150, 200 अफराद, दहशतगर्दी के मुकदमात, 780A के मुकदमात, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर प्रॉपर हाथ, और फिर पीटीआई के चेयरमैन के जो राइट और लेफ्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, वो तकरीबन अक्सर वादा माफदवा बन चुकी है, जिनके जरिए से सारी चीजें तोशा खाना से लेके
आपका जनाब अलकादे ट्रस्ट से लेके फिर पंजाब के मामलात, पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफ़र, पंजाब के अंदर करप्शन का जो बाजार गर्म था, उसके हवाले से बड़े अहम अहम लोग वादा माफगवा बन चुके हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग दे दूं कि तोशा खाना केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत अपना सारे का सारा मलबा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर जो है डालने की कोशिश की और खुद पतली गली से निकलने की कोशिश की कि भाई मुझे तो कोई नहीं पता, ये तो मिलिट्री सेक्रेटरी का कसूर है कि उन्होंने अंडर एडवाइस बनाई और जनाब अशिया की कीमतें कम रखी, तोहफों की कीमतें कम जनाब उन्होंने मार्केट से जनाब रखवाई। तो वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने भी जनाब इन्वेस्टिगेटिव अदारों को, रियासती अदारों को एक एक डिटेल बता दी है कि जनाब इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं। तोहफे तो घर में गए हैं चेयरमैन पीटीआई के घर, तोहफे तो वजीर आजम के घर गए, तोहफे मेरे घर तो नहीं आए ना, तोहफे किसी और सेक्रेटरी के घर तो नहीं गए। उसने भी जनाब अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी है। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल जनाब इनके बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थे, आजम खान की बात करें, राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, पॉलिटिकल राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई का कोई रोल नहीं है, कोई किसी किस्म का। ये सही तरीके से अपनी जनाब गुनाह और अपने जराइम अगर उसी कोई भुगत ले तो यही बहुत। तो चौहान साहब, डोमिनेंट फैक्टर तो फिर ये भी है ना कि जो पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के खिलाफ फाइल वर्क हो रहा है और फिर इसको भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो जब तक ये नहीं पहुंचता तब तक भी इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी उससे पहले पहले ये भी चैप्टर क्लोज करना जरूरी है। देखिए, मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से इजरायली लॉबी 2013 से तो खसूसन उसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के ऊपर करना शुरू की ताकि पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज, मैंने एक नाम दिया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, तहरीक फसाद फिल अर्ज। पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी जो 10 साल से रेगुलर जारी थी कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान के ख़जाने को और मईशत को सुकून नहीं आने देना। हर वक्त आपा धापी, छीना छपटी, मारा मारी, ताइफल मलूकी, तू ताता, ओए तोए, जनाब लेग पोलिंग, धरने, रैलियां, मार धाड़, हर चीज। और फिर वो एंड पे आके आखिरी 1.5 साल जिसमें बड़े ही, अब ये जो आप कहते हैं ना कि साइफर वाला, अब साइफर वाला भी वादा माफ गवाह आने लगा है जो बताएगा कि यार वो साइफर का पूरा जो था, जिसमें मेरे जैसा बंदा जिसने आंसू बहा के पिछले साल मार्च में पार्टी चेयरमैन को कहा था यार दुनिया इधर उधर हो जाए, अगर आपके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है तो जनाब फयाज चौहान आपके साथ खड़ा है। और एग्जैक्ट उससे 2 दिन पहले मुझे जनाब 20-25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी कि जनाब आप जनाब हमारे साथ हो, आपके साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, आपको बड़ा जीलो खार करके हमेशा मिनिस्ट्री से उतारा जाता था, फला फला फला, फिर और बहुत सी चीजें थी जो लोगों को पता थी कि जो मेरे साथ ज्यादतियां हो रही थी। मैं उस वक्त रोते हुए, तो आपको ऑफर कौन कर रहा था? पार्टी चेयरमैन को बस वो राब्ता कर रहे थे जना कुछ लोग जना। अच्छा। तो मैंने मीटिंग हुई तो मैंने पार्टी चेयरमैन को कहा जनाब 7 बंदों की, सब सीनियर 3 जो 7 मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग बुलाई, बुजदार साहब भी मौजूद थे सीएम सेक्रेटेरिएट में। तो हमने जनाब बड़ा रोते हुए कहा यार अमेरिका के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए हैं जनाब, अगर अमेरिका आपके साथ ज्यादती कर रहा है। अब वही 3 से 4 महीने गुजरे जब, तो जुलाई अगस्त के अंदर हमें सख्ती के साथ जनाब ये ऑर्डर मिलना शुरू हो गया बीइंग अ तर्जमान कि आपने कतई भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी मीडिया टॉक के अंदर, किसी टॉक शो के अंदर अमेरिका को जनाब ब्लेम नहीं करना, अमेरिका के ऊपर तनकीद नहीं करनी, साइफर के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, साइफर के हवाले से जनाब इशूज रेज नहीं करने। ये 4-5वें महीने जनाब स्टार्ट हो गया था, कहने का मकसद है ना। फिर जनाब आपका कोई पिछले साल अगस्त सितंबर के अंदर एक यहूदी जनाब लॉबिंग फर्म है, उसको हायर कर लिया गया कि वो अमेरिका के अंदर जनाब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को जनाब मोटिवेट करे कि नहीं जनाब पीटीआई और पीटीआई का चेयरमैन वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मुखालिफ नहीं है, वो आपका दोस्त है, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो आपकी जो पॉलिसीज हैं रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर उसको मटेरियलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके साथ तैयार है। फिर उसके ऊपर जनाब सारी कहानी, फिर जनाब अमेरिकन कांग्रेस के 80 मेंबर जिनमें से 40 से ज्यादा यहूदी थे, फिर जनाब आपकी कांग्रेस वुमेन जो यहूदी थी उसके जरिए से सारी। तो कहने का मकसद है एंड में आ गया इजराइल आ गया, पाकिस्तान की 75 साल 76 साल और इसराइल के 75-76 साल की हिस्ट्री।
कभी इसराइल पाकिस्तान के मामलात में इतना नहीं आपने तो बोला, अपनी प्रेस बल्कि बोला कॉन्फ्रेंस ही के अंदर ये इंकशाफ भी किया कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इसराइल को तस्लीम करने का इरादा रखते थे। मैंने ये चीज रखी कि जब 25 जुलाई 2018 को हमारी हुकूमत बनी, उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद, ये कुछ सितंबर की बात है, पिंडी से कौमी असम्बली की मेंबर आसमा अदीद थी। उनके जरिए से मार्केट का भाव चेक करने के लिए पीटीआई की क़यादत और पीटीआई चेयरमैन ने एक रेजोल्यूशन जनाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में पेश की थी। ये कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा, ये सारी दुनिया को पता है, ये कायदा सारी दुनिया ने इसको देखा सुना। उसने रेजोल्यूशन पेश की असेंबली के फ्लोर पे कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, और इसराइल से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहूदी भी हमारे अहले किताब है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आइडिया पिंडी से चला था, आप ये कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सदी से बताता हूँ। अच्छा, उसमें जस्टिफिकेशन ये दी गई आसमा अदीद की तरफ से, और आसमा अदीद की जितनी पसली है ना, जितना मजाज है, मैं जानता हूँ उसको, वो आदि एबनॉर्मल खातून है, उसके बस की बात नहीं है ना कोई हिस्ट्री का। ये पीछे से पूरा प्री प्लान पार्टी चेयरमैन और पार्टी लीडरशिप की तरफ से जनाब ये चीजें लॉन्च हुई थी। उस पर जस्टिफिकेशन ये दी गई कि रियासत मदीना जो कायम की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके अंदर जो कबाइल थे मदीना के इर्द गिर्द यहूदियों के, उनके साथ मुआहदे किए गए, उनसे दोस्तियां की गई, उनको अच्छे तरीके से पुरअमन माहौल दिया गया, फला फला फला। वो भी कटा छठा मैंने कल हिस्ट्री के इस्लामी तारीख के कुछ अवराक जो है ना, मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले थे। ये बुनियादी तौर पे पार्टी चेयरमैन की तरफ से आई थी। अगर इतना, कितनी बड़ी वायलेशन है, पाकिस्तान की 24.5 करोड़ आवाम के दिलों को चीर के रख दिया गया, लेकिन उसके ऊपर क्या कोई तादीबी कार्रवाई हुई उस रुकने कौमी असेंबली के वाले से? उससे कोई रिजाइन लिया गया? क्या उसको असेंबली की रुकनियत से फारिग चौहान साहब, ये राज भी आप पे आज मुनकशफ हो रहे हैं या उस वक्त भी मुनकशफ हो चुके थे? सर, ये चीजें सारी देखते चले आ रहे थे ना जी, आहिस्ता 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 हर चीज जरा देखते। अब देखना, इजराइल जब खुल के बोला है तो हर वो पाकिस्तानी जिसका एज अ मुसलमान दिल धड़कता है, एज अ इंसान दिल धड़कता है, क्योंकि फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म, और पाकिस्तान इंडिया की आंखों में इतना नहीं खटकता जितना इजराइल की आंखों में खटकता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंडिया को इतना नहीं तड़पाता जितना इजराइल को तड़पाता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करने की प्लानिंग पिछले 50 सालों में, 40 सालों में इंडिया ने इतनी नहीं की जितनी इजराइल ने की है। अब उस इजराइल ने अगर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे 4 मिनट से जायद पीटीआई की तहरीक फसाद फिल अर्ज के हक में जनाब पूरा बयान और नैरेटिव दिया, तो मैं कम से कम मेरी तरह के जितने कोई पढ़े लिखे लोग हैं और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग हैं, उनको तो चीज समझ आ जाती है कि वो अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी इजराइल की, वो नाकाम हो गई। इजराइल ने जिस तरीके से अरब स्प्रिंग के नाम पे अरब के तमाम ममालिक को बेड़ा गर्क कर दिया, खाना जंगी का शिकार कर दिया, इसी तरह वो पाकिस्तान को खाना जंगी का शिकार करना चाहता है और चाहता था। अच्छा चौहान साहब, उसके लिए पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो जरूरी ऑब्जेक्टिव, वो पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान नफरत और दुश्मनी का माहौल पैदा करना था, जिसमें उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके और सोशल मीडिया के टूल्स को यूज करके वो उसके काफी हद तक उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। और बुनियादी आगे क्या था, चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई एज अ पार्टी। ठीक है साहब, लास्टली आपको चेयरमैन पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शंस में बैलेट पेपर के ऊपर दिखाई दे रही है, और अगर नहीं होगी तो क्या ये हुकूमत करेगी या केयर टेकर सेटअप करेगा? नहीं, ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हुई है उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, जड़ से। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हुई है, पाकिस्तान को एटमी मुल्क और मुसलमान एटमी मुल्क, उसके खिलाफ जो इतनी बड़ी साजिश हुई है, जो जिसकी हर चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई है, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद से मुताल्लिक द इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है, इसमें बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 में कराची को दुनिया के 173 शहरों में से
169वें नंबर पर रखा गया है। लिवेबिलिटी इंडेक्स है, फेरिस्त में सिर्फ 4 शहरों लागोस, अलजायर, तराबुलस और दमिश्क को रहने के लिहाज से कराची से बदतर शहर करार दिया गया है। सुकूनत इख्तियार करने से मुतालिक इंडेक्स में कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है, इसके अलावा मुल्क का कोई शहर इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। ये इंडेक्स दुनिया भर के शहरों की कोविड-19 के बाद की बहाली की सूरत हाल पर नजर रखते हुए मुरतब किया गया और फहरिस्त में शामिल शहरों की काबिल रिहाइश होने की दर्जाबंदी उनके 5 शोबों की कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई है। इन 5 शोबों में इस्तेहकाम, सेहत की देखभाल, सकाफत और माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। काबिल रिहाइश होने के अवामिल का जायजा लेने और उनकी जांच करने के लिए 100 की हद तक स्कोर को मुरतब किया जाता है। स्कोर के मुताबिक नंबर 1 को नाकाबिल बर्दाश्त और 100 को मिसाली ख्याल किया जाता है। इंडेक्स के मुताबिक कराची का मजमूई स्कोर 42.5 है, जो मिसाली से कम है। इस्तेहकाम से मुताल्लिक इशारे के हवाले से शहर में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल सामने आई, जहाँ इसका स्कोर 20 रहा है, जो कि 2022 के नंबर जैसा है, जिसका मतलब है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान शहर की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई है। सेहत की देखभाल से मुताल्लिक शहर कायद का स्कोर 50, सकाफत और माहौलियात से मुताल्लिक 38.7, तालीम से मुताल्लिक 75 और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक 51.8 रहा है। EIU इंडेक्स के हवाले से शहर की तारीख अच्छी नहीं रही। 2019 में कराची इंडेक्स में 140 शहरों में से 136वें नंबर पर रहा है, जबकि 2020 में इसकी रिपोर्ट शाया नहीं हुई थी। इसके बाद 2022 में ये 140 शहरों में से 134वें नंबर पर रखा गया। इंडेक्स में सबसे ऊपर शहर मगरबी यूरोप और फहरिस्त में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत जो है वो वियना मुसलसल दूसरे साल सरे फहरिस्त रहा है, जिसका 5 शोबों में से 4 से मुतालिक स्कोर 100 था, जो कि बेहतरीन है। अब कराची की इतनी बदतर सूरत हाल क्यों है? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 70% रेवेन्यू जो है वो कराची अर्न करके पाकिस्तान को एज एन इकोनॉमिक इंजन सर्व कर रहा है। बात करेंगे इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब, जो सरबराह JTC हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 173 में से कराची का जो नंबर है 173 शहरों में से 169वें नंबर पर पाया गया और लीस्ट लिवेबल सिटी करार दिया गया है। ये परसेप्शन है या वाकई हकीकत है? हकीकत है ना। देखिए, आप खुद मुझे बताइए, आप अगर कराची में रहते हैं तो आप मुझे बताएं कौन सी सड़क आपने देख ली सीधी, या कौन सा आपने सीवरेज का निज़ाम देख लिया? आपने दुनिया के किसी शहर में सुना है कि बच्चे गटर में गिर जाएं तो 2-2 महीने तक उनकी लाशें नहीं मिलती? अगर आपको उस फैमिली से मिलना है, मेरे साथ चले, मैं आपको लेकर चलता हूँ, उस फैमिली से मिलवाता हूँ। आज मेरे ख्याल में 60 दिन होने वाले, वो बाप बैठा है, उसका बच्चा गटर में गिरा था, अब तक उसकी लाश नहीं मिली है। ये गरीबाबाद के पास है, बिल्कुल यारी एक्सप्रेसवे जहाँ उतर रहा है वहाँ पर। तो बात यह कि यहाँ तो इस शहर में तो वो जुल्म हो रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है, वो मौत सप्लाई कर रही थी, बारिशों में 80-80 लोग मर जाते थे करंट से चिपक के। वो तो हम रोडों पे उतरे, हमने एहतजाज किया, FIR कटवाई, तो 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग हो गई। कि मेरा काम थोड़ी था कि मैं अपनी जान पे इतना बड़ा बोझ लेकर और इतने बड़े माफियाज से पंगे लेकर और दुश्मनियां लेकर ये काम करूं। आज आप चल लें मेरे साथ, किसी सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, रोडों की बात कर लें, स्कूलों की बात कर लें, शाहराहों की बात कर लें, स्नैचिंग की बात कर लें। आप मोबाइल लेकर रोड पे खड़े हो जाएं तो मोबाइल छीनने का सिर्फ खौफ नहीं है, एक गोली भी आपको लगेगी। अब वो आपका नसीब है कि आप जिंदा रह जाएं, मर जाएं। ऐसा कहाँ होता है? इतनी स्नैचिंग कहाँ है दुनिया के किस शहर में? अच्छा, ये द इकोनॉमिस्ट की जिस रिपोर्ट और सर्वे का जिक्र किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बल्कि देखा यह गया है कि जब जब ये सर्वे हुआ है तो कराची लीस्ट लिवेबल सिटी ही करार दिया गया है। यानी इस रैंकिंग के अंदर हमेशा निचले दर्जे पर होता है। दिस इज हैपनिंग फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। देखिए, हमें इनसे पूछना चाहिए, आपने आखिरी 5 क्यों दिया, आखिरी पहला नंबर क्यों नहीं दिया इसमें? बात ये कि हमारा शहर जिस तरह से तबाह किया गया है, जिस तरह से यहाँ के पार्कों को बर्बाद किया गया है, जिस तरह से यहाँ की शाहराहों को बर्बाद किया गया है, जिस तरह से आप किस चीज की बात करेंगे? आप मुझे दिखाएं खूबसूरती कहाँ है? चले, मैं आपसे कहता हूँ, हम अपने बच्चों को पार्क घुमाना चाहते हैं, हम दे देंगे 100 रुपए टिकट दे देंगे। किस पार्क जाए, नाम बताएं? कहाँ है? कोई पार्क है? कोई घूमने फिरने की जगह है? आप किस चीज को रोएंगे? अच्छा, आप तो देखें, क्योंकि कराची में है और कराची में बहुत सारी सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विसिंग भी कर रहे हैं, आप बेहतर अंदाज में कराची की पल्स को बता सकते हैं। हमारे नजदीक तो कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, माशी हब है, जो 70% तक रेवेन्यू कमा के देता है। तो उस कराची के साथ ये सब किसने किया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखें, मैं आप सिर्फ कराची देखें, 100 की सीधी एक बात है, मैं लाहौर गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे वहाँ किसी ने बताया कि ये जो हवाओं में उड़ रही है इसको ऑरेंज ट्रेन बोलते हैं। तो मैंने बोला बड़ा अच्छा लगा, फिर मैं उसमें बैठा, सब कुछ किया, मैंने हर चीज देखी। बात ये 68% रेवेन्यू देने वाले शहर में सड़कें नहीं है, और वो शहर पूरे पाकिस्तान भर में ऑरेंज ट्रेन, पिंक ट्रेन, फलाना ढिमाका सब कुछ करवा रहा है, लेकिन उस शहर को लावारिस रखा गया है। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओ भाई, अगर ये पोर्ट किसी और शहर में होता, उस शहर की शक्ल कैसी होती? आए मेरे साथ चले, इंडस्ट्रियल एरियाज, मेरे साइज के गड्ढे हैं,
तो बात ये शहर के साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी मिसाल ढूंढे से नहीं मिलती है। I'm sure सबसे main चीज़ no होती है। one is getting happy listening to this. कोई भी खुश नहीं हो रहा होगा कराची की हालत ज़ार सुन के, और जो कुछ आप बता रहे हैं, लेकिन ये जख्म है जो आप खोल कर रख रहे हैं, बयान कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा सर कि अभी जो न्यूली इलेक्टेड मेयर है कराची के मुर्जा वहाब साहब, वो इस परसेप्शन को, जो इतना नेगेटिव परसेप्शन है, इसको दुरुस्त करने का पोटेंशियल एहलियत रखते हैं या कर सकते हैं? देखें, मैंने आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने पहली खबर ये देखी कि मुर्तजा वहाब साहब ने ये बोला है कि जितने भी गैर कानूनी हाइड्रन हैं शहर के अंदर वो सब मैं बंद कर दूंगा, और सुना है कि 55 या 60 हाइड्रन तो उन्होंने एक जगह खुड़वा के पिकवा दिए हैं। देखें, ये इस तरह से अगर कमांडो एक्शन होगा तो शायद लोगों को उम्मीद की कोई किरण नजर आए। आप खुद सोचें, मैं जेडीसी फाउंडेशन एक बड़ा इदारा है, छोटा इदारा है चले पाकिस्तान का, हमारे दफ्तर में हफ्ते में 1 दिन पानी आता है, बाकी 6 दिन हम पानी भरवाते हैं, टंकियों से डलवाते हैं। वो गाड़ी आती है 2-3-4 हज़ार रुपए लेती है तो पानी भर के जाती है। तो अगर शहर के लोगों के नलकों में पानी नहीं है और जो पानी आता है वो गटर का पानी मिक्स होकर आता है, पूछो क्यों, तो कहते हैं वो सीवरेज की निजाम जो लाइनें डली थी अंग्रेजों के जमाने में, उसके बाद से लाइनें नहीं डली। ये जवाब होता है। मतलब आप निजाम तो देखें, सिस्टम का सिस्टम बर्बाद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप किसी से बोलेंगे ना कि भाई ये निजाम कैसे सीधा होगा, वो बोलेगा कभी भी नहीं होगा, बोलेगा हमें चांस मिला है। अब देखिए, अभी एक अपॉर्चुनिटी है ना। पहले हमेशा हमने सुना कि वफाक पैसे नहीं दे रहा, सिंध हुकूमत की शिकवा करती रही, फिर सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही, ये मेयर कराची शिकवा करता रहा, मेयर कराची कहता रहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो अभी तो इत्तेहादी हुकूमत है सेंटर में, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, फिर मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी से। देखिए, मैंने आपसे खुद बोला कि अभी जब मैं सुबह सो के उठा तो पहली खबर मैंने ये पढ़ी कि 30, 40, 50 गैर कानूनी हाइड्रन उड़ा दिए मेयर कराची ने। तो भाई ये अच्छी बात है। अगर इसी तरह से कमांडो एक्शन होता है, इस शहर की वो सड़कें, तिनहट्टी से गुरु मंदिर की सड़क जो 2000 साल हो गए आज तक बनी नहीं है सही से, जब बनती है अगले दिन वहां नाले खुद जाते हैं दोबारा। मतलब जिस दिन उसका इफ्तिताह होता है उसके अगले दिन मालूम होता है नीचे तो गटर की लाइन डालना भूल गए भाई। फिर वो लाइन डालने के लिए दोबारा खोद दी जाती है सड़क। फिर 3 साल बाद जब वो सड़क बनती है फिर याद आता है ओह पानी की लाइन डालना भूल गए थे, फिर वो सड़क खोद दी जाती है। फिर उसके बाद याद आता है ओह गैस की लाइन डालना भूल गए थे। तो वो सड़क जब से पाकिस्तान बना आज तक बनी नहीं है। बंदरगाह से जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी उसी रोड से होती है हैदराबाद, लाहौर, पिशावर और उसके बाद अफगानिस्तान और चीन तक जाती है, लेकिन वो सड़क बन के नहीं दे रही शहर के बीचों बीच जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार से मुंसलिक है। तो बात है कि मैं किस किस चीज को रहूं, मैं आपको औरंगी टाउन लेकर चलूं, आप चलेंगे अपनी गाड़ी में, कोई वजीर मिनिस्टर मेरे साथ चलेगा औरंगी टाउन, वो कहेंगे हमारी गाड़ी तबाह हो जाएगी 25 करोड़ रुपए की, हम नहीं जाएंगे इन रोडों पे। तो बात ये तो आवाम की जाएगी, ये आवाम की मोटरसाइकिलें क्या डकैतियों में हासिल की हुई हैं, ये भी तो उनकी हलाल की कमाई है। तो बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छी बात है, अगर मेयर साहब ने काम शुरू कर दिया तो हम पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान इनका साथ देंगे और उम्मीद रखते हैं कि ये शहर की शक्ल बदले। इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ, इस शहर के अंदर जब हबीब बैंक प्लाजा बन रहा था ना, तो चाइना के इंजीनियर आकर बैठ जाते थे रोड पे आइए चुंदरीगढ़ पे और देखते थे ये 28 मंजिला बिल्डिंग है क्या, ये कैसे बनी है, ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन से इंजीनियर थे, ये कौन से आर्किटेक्ट थे। आज इस शहर की बर्बादी, आज इस शहर की, वो मुझे अभी एक साहब ने बताया कि एक बिल्डिंग और इस शहर में बनी है 28 मंजिल से ऊपर, उसकी बेसमेंट में 5 फ्लोर में पानी आ चुका है। तो ये बात कब खुलेगी, जब वो बिल्डिंग गिर जाएगी। मैंने कहा भाई मुझे मत बताओ, आके जो इदारे हैं उनको जाके बोलो, मैं अभी कुछ बोलूंगा फिर माफियाज मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे इसको मार दो, इसको लटका दो, इसको इसकी गाड़ियां चला दो। तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इस शहर को बड़ी मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद किया गया। जिस शहर का नाम रोशनियों का शहर था, उस शहर के अंदर इतनी चोरियां कर दी, इतनी डकैतियां कर दी कि लोग घरों से निकलते हैं मोबाइल घर छोड़ के जाते हैं, अपना मोबाइल फोन। मतलब ऐसा दुनिया में कहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, सरबराह जेडीसी हमारे साथ मौजूद थे। शहर कायद के मसाइल आपने सुने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने सुना कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया IMF के साथ, $3 अरब से मुतालिक, और कुछ रकम तो पाकिस्तान पहुंच भी गई, लेकिन फिर भी आवाम को 440 वोट का दिया गया है। वो क्या है जो आवाम पर बिजली बन के गिर रहा है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। IMF पैकेज हासिल करने के बाद खुशनुमा और बुलंदोबांग दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को ये नहीं बताया जा रहा कि जिन शराइत पर IMF पैकेज हासिल किया गया है वो इतनी सख्त हैं कि अवाम 14 माह में दी गई कुर्बानियों को भूल जाएंगे। अशिया खुरोनोश महंगी होने के साथ साथ बिजली और गैस इतनी महंगी होगी कि इसका इस्तेमाल करते हुए अवाम कई बार सोचेंगे, क्योंकि खबर ये आई है कि नेपरा ने बिजली के फी यूनिट की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा करने का फैसला कर लिया है। यानी बिजली 4 रुपये 96 पैसे मजीद महंगी होने जा रही है। दीगर चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तड़का लगने के बाद बिजली का फी यूनिट 50 रुपये तक पहुंचने का इम्कान पैदा हो गया है।
ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर बिजली की बुनियादी कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का फैसला किया है। नेपरा की जानिब से इस इजाफे का जो इम्कान है वो आज ही, और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहला वार होगा, इसका फैसला अब कैबिनेट करेंगी। इस हवाले से मुशावरत भी जारी है। ज़राए का कहना है कि औसतन टैरिफ की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपये तक हो जाएगी। टैक्स और स्लैब्स के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपये तक पहुंच जाएगी। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला नोटिफिकेशन की सूरत में आएगा। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे है। और अभी गुज़श्ता माली साल की बात है कि जब बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे इजाफा किया गया था, जब बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे का किया गया था। अब आपको चकमा देने के लिए ये इजाफा यकमुश्त की बजाय 3 मरहलों में किया गया था। और अगर इससे कुछ अरसा और पीछे जाए तो हमें मालूम होता है कि ये बुनियादी टैरिफ जो गुज़श्ता बरस 16 से 24 रुपये किया गया था, अब 50 रुपये तक ले जाने का प्लान है। यानी किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका और शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।